नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल संघर्ष विराम की घोषणा की। कहा, दोनों देश 12 दिन के संघर्ष को समाप्त करने पर हुए सहमत। ईरान द्वारा कतर में अल उदेद एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद हुई है सीज फायर की घोषणा। इजरायल ईरान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा का कच्चे तेल की कीमतों पर असर। एक सप्ताह के निचले स्तर पर आए दाम। ब्रेंट में 4% से अधिक और WTI में लगभग 6% की गिरावट। ऑपरेशन सिंधु सफलतापूर्वक जारी। मशहद से 292 भारतीयों का एक और समूह नई दिल्ली पहुंचा। अब तक 2295 भारतीय नागरिकों को ईरान से लाया गया स्वदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। यूपी, MP, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। और आइए सभी समाचारों को जान लेते हैं विस्तार से। इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के अब खत्म होने के आसार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजरायल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप में सहमति बन गई है, जिसमें 12 डे वॉर का अंत होगा। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा, फिर इजरायल। इसके 24 घंटे बाद यह संघर्ष समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि यह संघर्ष वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ट्रंप के दावों के बावजूद भी ईरान इजरायल संघर्ष विराम पर सस्पेंस बरकरार है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संघर्ष विराम की बात को नकार दिया है। अराक्ची ने कहा कि अभी तक इजरायल और ईरान के बीच किसी भी संघर्ष विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं इजरायल ने भी अभी तक संघर्ष विराम की कोई पुष्टि नहीं की है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया। हमले को देखते हुए दोहा में एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव किया गया था। कतर की राजधानी दोहा में धमाके की आवाज सुनी गई। और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच संघर्ष विराम की खबर शेयर बाजार के लिए सौगात बनकर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के बीच एशियाई शेयर बाजार में उछाल देखा गया है। भारत के गिफ्ट निफ्टी के शेयरों में 72 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। वहीं जापान के निक्की 225 के शेयर 562.66 की बढ़त के साथ खुले। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के कॉस्पी के शेयरों में भी 1.83% की वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनने की घोषणा के बाद तेल की कीमतें एक सप्ताह से अधिक समय के निचले स्तर पर आ गई है, जिसके बाद क्षेत्र में तेल आपूर्ति बाधित होने की चिंता दूर हो गई है। ब्रेंट क्रूड वायदा 6 बजे तक $2.69 या 3.76% गिरकर $68.79 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो सत्र की शुरुआत में 4% से अधिक गिरावट के साथ 11 जून के बाद से सबसे निचला है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $2.60 या 3.94% गिरकर $65.46 प्रति बैरल पर आ गया।
ये सत्र की शुरुआत में 6% की गिरावट के साथ 9 जून के बाद से सबसे कमजोर स्तर है। ईरान इजराइल संघर्ष के मद्देनजर ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों को सुरक्षित देश में वापस लाने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 3:30 बजे मस्जिद से एक विशेष उड़ान नई दिल्ली पहुंचा और ईरान से 292 भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने वतन वापस लौट आए। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 2295 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। पश्चिमी एशिया में हवाई अड्डे धीरे धीरे फिर से खुल रहे हैं, जिसे देखते हुए हवाई सेवा कंपनी इंडिगो ने यात्रा संबंधी सलाह जारी की है। इंडिगो ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि मध्य पूर्व में हवाई परिचालन सतर्कता के साथ फिर से खोले जा रहे हैं। हालांकि पश्चिमी एशिया में स्थिति पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सबसे सुरक्षित उपलब्ध उड़ान मार्गों पर अच्छे से विचार किया जा रहा है और इसलिए कंपनी ने यात्रियों से मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपडेट रहने का अनुरोध किया है। भारत के 2 महान आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का आज शुभारंभ होगा। इस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ये ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान जैसे विषयों पर केंद्रित था। श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह में आध्यात्मिक गुरु और अन्य सदस्य एक साथ आएंगे और भारत के सामाजिक एवं नैतिक ताने बाने को आकार देने वाले दूरदर्शी संवाद पर विचार करेंगे और उसका स्मरण भी करेंगे। ये श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी दोनों द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साझा दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही इन चारों राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के क्रियान्वयन के साथ पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को मजबूत करने जैसे साझा हित से संबंधित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सुरक्षा परिषद के सचिवों की 20वीं बैठक के मौके पर मुलाकात की। ये भेंट भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय संवाद को पुनर्जीवित करने और आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों में हालिया प्रगति की समीक्षा की और आपसी सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। डोभाल और वांग यी ने सहमति जताई कि लोगों के बीच संपर्क और विश्वास निर्माण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने की कुंजी है। एनएसए डोभाल ने इस अवसर पर आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये वैश्विक दायित्व है कि आतंकवाद के खिलाफ सुनियोजित और सामूहिक प्रयास किए जाएं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बातचीत में अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने आने वाले समय में संवाद को और गहन बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई। डोभाल ने वांग यी को भारत में आयोजित होने वाली 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेने का आधिकारिक
न्योता भी दिया। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और जिला रिजर्व गार्ड के जवानों के साथ भोजन कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जवानों के साथ भोजन कर उन्होंने न केवल उनका हौसला बढ़ाया बल्कि उनके परिश्रम और बलिदान को भी सम्मान दिया। इस दौरान अमित शाह ने जवानों से अनौपचारिक बातचीत कर उनकी समस्याएं और जमीनी अनुभव भी साझा किए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मृतकों के शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। इस पर सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश एस जोशी ने कहा कि कुल 253 डीएनए सैंपल के नतीजे आए हैं। इनमें से 240 यात्री हैं और 13 गैर यात्री हैं। On 23rd June 7 p.m. total 253 DNA match result have come. 253 includes 240 from the passenger and 13 from the non-passenger. If I am talking about the day 1, then total 19 non-passenger were identified. Out of that, 6 deceased body were handed over to their family based on their facial identification, while 13 was handed over by DNA matching. Amongst this 253 plus 6 which is handed over by facial matching, that total is 259, and out of that 256 bodies were handed over till today. और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से 50 साल पहले इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर लादा था। इस काले अध्याय की 50वीं बरसी 25 जून को आने वाली है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। और इस मौके पर डीडी न्यूज भी लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50। और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर जमकर हमला बोला। और इतना ही नहीं, संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव कर संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार किया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय इतिहास के उस सबसे काले दौर की शुरुआत थी, जब देश में अभूतपूर्व दमन की शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रोक से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसलिए जब आपातकाल लगा तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर भी जमकर हमला बोला। बारह जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया।
इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी सुनवाई वैकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने की। 24 जून 1975 को उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया। नतीजा, देश के लोकतंत्र पर लगा सबसे बदनुमा दाग। जो आतंक का माहौल था उसमें जजों को इतना जबरदस्त डराया गया। एएन रे का केस पहले से ही चल रहा था, यानी 7-8 जजों को सुपरसीड करके जो एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया था, तो ऐसे भी जुडिशरी डरी हुई थी। तो जबलपुर का एक केस है जिसमें जीने का अधिकार भी जुडिशरी के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने नागरिकों से छीन। इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित था। इस मामले में उनकी एक असहमति की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनसे जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। इंदिरा गांधी पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान संविधान में भी कई बदलाव कर डाले। संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया। 39वां संशोधन कर अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को बदला गया और अपने हिसाब से मिनी संविधान ही तैयार कर लिया गया। पचहत्तर वर्षों के इतिहास में यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान संविधान का गला पूरी तरह घोंट दिया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया था और समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन, संघ बनाने और सभा करने की आजादी भी छीन ली गई। मतलब, लोकतंत्र में जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी, कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था।
और अब बात असम की कर लेते हैं, जहां के महत्वपूर्ण लुमडिंग बदरपुर पहाड़ी खंड पर ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। बताया गया है कि न्यू हाफलोंग जटिंगा लामपुर सेक्शन में रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन के साथ साथ पत्थर गिरने के कारण रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 23 जून की शाम से लुमडिंग बदरपुर पहाड़ी सेक्शन में ट्रेन सेवाएं स्थगित करनी पड़ी। उस क्षेत्र में सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके कारण सड़क और रेल लाइन के बीच डाउनस्ट्रीम की ओर ढलान बढ़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लुमडिंग न्यू हाफलोंग बदरपुर भागों के बीच रेल यातायात को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एनएफआर ने पहले ही NHAI प्राधिकरण को जनशक्ति और मशीनरी को शामिल करके उचित सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए लिखा है, ताकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में बराक घाटी के कुछ हिस्सों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक को और अधिक नुकसान नहीं पहुंचे। और इधर बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। खासकर मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, अररिया और किशनगंज में भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हो सकते हैं। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर हो सकता है। वहीं इस मिशन के लिए बैकअप लॉन्च अपॉर्चुनिटी 26 जून के लिए प्लान की गई है। मिशन में स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले यह मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया। और लीड्स के हेडिंग्ले में भारत इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मुकाबला रोमांचक हो चला है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड टीम जीत से 350 रन दूर है। 5वें दिन का खेल दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड आज 21 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। जैक क्रॉली 12 और बेन डकेट 9 रन पर नाबाद हैं। इससे पहले दूसरी पारी में केएल राहुल 137 रन और ऋषभ पंत ने 118 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इंग्लैंड से ब्राइडन काज और जोश टंग ने 3-3 विकेट झटके। शोएब बशीर को 2 विकेट मिले। पहली पारी में इंग्लैंड 465 और भारत 471 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत को पहली पारी में 6 रन की बढ़त मिली थी। और वैश्विक खेल जगत में एक बार फिर भारत का परचम लहराया है। पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2025 में भारत के झंडू कुमार ने पुरुष 80 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। 17 से 25 जून तक चल रहे इस प्रतियोगिता में झंडू ने 192 किलोग्राम भार उठाकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही भारत ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया, जो विश्व कप के हालिया संस्करणों में उसका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। शोर शराबा